की उम्र है, थारी बहुत पीक जनरेशन की उम्र है, इसलिए मैं थाने सब चीजें बहुत बताना चाहूँ। ना ही तो देखो 5,000 व्यूवरशिप आ जाएगी तो मेरा फर्क पड़नो, ना 10,000 आ जाएगी तो भी कोई फर्क कौन पड़नो, क्योंकि यह व्यूवरशिप आज है काल को नहीं रहेगी, इसको कोई फर्क कौन पड़े। बस पढ़ो लिखो और समझदार बनो। बस अपने समझदार समाज ने समझदार लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी, पढ़ा लिखा बहुत था, कोई एक टाइम हो जब समाज में पढ़ा लिखा लोग को नहीं, अनपढ़ लोग ज्यादा, लेकिन आज के टाइम में पढ़ा लिखा घना ही, घनी पीएचडी की डिग्री, लेकिन आज के टाइम में अगर उनको काम देखो ना तो थाने खुद में घरना महसूस होगी कि आप की समझ में रह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूं जो थे बच्चा जो वीडियो देख रहे हो, कम से कम 1-2 हजार देख रहे हो, इन 10 बालक भी अगर समझदार बनी ही है ना, जो ये सब चीज महसूस कर पाए, समाज ने आगे बढ़ाने को प्रयास करेगा, तो मन बहुत प्राउड फील होगो। मेरे लिए व्यूवरशिप, कमेंट, सब्सक्राइबर तो खैर भगवान की दया, मैं इतना इनफ हूं, और कठे भी पूछ जाऊंगा। मेरे लिए तो मायने को ना कि यूं ज्यादा मायने रखा है, पढ़ लिख के समझदार बनो। मुझे उम्मीद है भाई आप सब बच्चे ना अपने व्यवहार में बदलाव जरूर करोगे भाई। खास करके लड़कों को ये बात कर रहा हूं कि आपको महिलाओं को प्रति देखने का जो नजरिया है उसमें आप में बदलाव आने की सख्त जरूरत है। या बोलो ज्ञान दे दियो, यूं ज्यादा कौन दो। महिला सशक्तिकरण की में संविधान में क्या भूमिका होती है? महिला सशक्तिकरण में संविधान में क्या भूमिका भाई आपके सामने। भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान करता है। मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है ना, ये महिलाओं में क्या सबको समानता देने की बात करता है। समझ में आ गई। देखो भारतीय रोजगार में भी महिलाओं ने हिस्सा मिला है, सरकारी नौकरियां है ना, और प्राइवेट में भी भाई बात करें अगर कठिन भेदभाव हो तो सरकार इंटरप्रेट करे उस चीज में। पहले आर्मी वगैरह को लिया जाता, में भी लेने लगा। महिला ने ना रिजर्वेशन भी प्रदान करे, जब भाई आपके सामने महिलाओं की सीट अलग से आवंटित की जाती है ना। साथ के साथ महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। देखो काली भाई बिल योजना होगी, चाहे छात्रवृत्ति होगी, महिलाओं को आपके सामने बहुत सी जगह क्या किया जाता है, बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। स्वतंत्रता और सम्मान देने की भी बात करती है, जब मतदान देने को अधिकार हो, है ना। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना, सरकार अपने तरीके से पुरजोर प्रयास करती है कि महिलाओं पर किसी भी प्रकार का क्या हो, भेदभाव नहीं हो, और उन्हें समान अवसर देने की भी समान अवसर भी मिले, इस चीज का भी प्रयास करती है कौन, सरकारें। भारतीय संविधान ने महिलाओं को कानूनी संरक्षण और अधिकार देकर सशक्त बनाने का प्रयास किया है। मतलब भाई भारतीय संविधान है ना, यो क्या करे, महिला ने बराबर शुरुआत से जब भारतीय संविधान को निर्माण हुए, जब तो ये प्रयास करेगा कि महिला ने आगे बढ़ाए जा, उन्हें भी बराबरी को हिस्सा मिला है, भी समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। एक विकासशील देश जब भी बन सके, जब आपा विकसित देश जब भी बन सके, जब आपा महिला ने भी बराबरी को हिस्सा दिला पाऊंगा। अगले वाला है महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों की बात करें। पहला प्रावधान है अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार देना। यह अनुच्छेद कानून के समक्ष पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देता है। समानता का अधिकार क्या होता है भाई, अनुच्छेद कौन सा वो अनुच्छेद है जिनमें महिला समानता को अधिकार दिया गया है, उसमें अनुच्छेद नंबर 14। इसमें क्या है, पुरुष और जो महिलाएं हैं उनको दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है। क्या है, पुरुष हैं और जो महिलाएं वो आपके सामने क्या है, एकजुट मिलजुल कर रहे भाई आपके सामने, या जितना रोजगार में, राजनीति में और आर्थिक रूप से बराबर पेमेंट मिले, महिलाओं को पुरुषों के बराबर राजनीति में या रोजगार में महिलाओं को बराबर हिस्सा मिले, और आपके सामने क्या है, महिलाओं को आपके सामने समाज में भी बराबरी का निर्णय लेने का अधिकार मिले। ये किसमें सुनिश्चित किया गया भाई, भारत के संविधान नंबर 14 में किया गया है। किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव करना, मतलब स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव करना क्या है, असंवैधानिक माना गया है। अनुच्छेद 15A भेदभाव का निषेध करना, मतलब अनुच्छेद जो भारत को संविधान अनुच्छेद 15 में यही कही गई है, कोई लिंग, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पे जो भेदभाव है आपके सामने नहीं किया जाए। क्या नहीं किया जाए, कोई भी स्त्री पुरुष के आधार पे, कोई जाति के आधार पे, कोई धर्म के आधार पे और नस्ल के आधार पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह आपके सामने भेदभाव के निषेध का नियम है। अगला है महिलाओं को विशेष प्रावधान देना। यह अनुच्छेद राज्य को अधिकार देता है कि महिलाएं विशेष कानून और योजनाएं बना सके। मतलब महिलाओं को आपके सामने जो बराबरी का हक मिल सके और योजनाएं मिल सके, अलग अलग प्रकार की सरकार योजनाएं बनाती हैं और कानून बनाती है कि जिससे महिलाओं को आपके सामने विशेष प्रावधान मिल सके। यह महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है। तो आपके सामने जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन कानूनों में से कौन सा है, आपके सामने ये जो अनुच्छेद 15 है, जिसमें महिलाओं को विशेष कानून और योजनाएं है उसको बनाई जाती है। जब महिला ने काली बाई बिल योजना, जो महिलाएं होती है, लड़कियों को स्कूटी प्रदान की जाती है, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, और अलग अलग जो इंस्टीट्यूट होते हैं सरकारी शिक्षा से संबंधित, उनमें रिजर्वेशन भी प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 16 रोजगार में समान अवसर देना।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को क्या होता है, आपके सामने पुरुषों के समान अवसर प्रदान होता है। मतलब जो महिलाएं होती हैं उनको क्या होता है भाई, आपके सामने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अवसर प्रदान हुए। यह कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद नंबर 16 में बात की गई। किससे किससे अनुच्छेद में बात की गई है? 16 नंबर अनुच्छेद में ये बात की गई है कि आपके सामने जो महिलाएं हैं उनको रोजगार के बराबरी के अवसर मिले। अनुच्छेद 29A और 29 आपके सामने डी है, जिसमें किसकी बात की गई है? सॉरी 39 नहीं 39 आपके अंदर, उसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। पुरुष और महिलाओं को समान आजीविका का अवसर मिले। किसको मिले? महिलाओं और पुरुषों को किसका अधिकार मिले भाई? आपके सामने समान जो आजीविका होती है, मतलब महिला और पुरुषों को आपके सामने किसका अधिकार मिले? समान आजीविका का अधिकार मिलना चाहिए। समान कार्य करने के लिए समान वेतन मिले। मतलब जो महिला कार्य कर रही है अगर उतना ही पुरुष कर रहा है तो महिलाओं को कम वेतन नहीं मिलना चाहिए, बराबरी ही वेतन मिलना चाहिए। और खास करके भाई सरकारी नौकरियों में ये किया गया है। पहले इंडिया क्रिकेट टीम थी, उनको पुरुषों को ज्यादा आपके सामने मैच फीस मिलती थी, लड़कियों को मिलती थी। अब मैच फीस दोनों को बराबर मिलने लग गई है ना। तो ये इसी में बात की गई। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए आपके सामने मातृत्व सुरक्षा। मतलब जब भाई महिला है वो आपके सामने जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद में उसको जो बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए भाई? उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उस चीज की जो लीव मिलनी चाहिए। अब सरकारी नौकरियों में तो ये प्रावधान है भाई, आपके सामने 6 महीनों के आसपास छुट्टियां मिलती हैं। साथ के साथ प्रेगनेंसी लीव जिसको बोला जाता है। और मानवीय कार्य की परिस्थितियों, अगर कोई भी महिला है अगर वो कार्य कर रही है तो भाई उनके लिए टॉयलेट होने चाहिए अलग से, उनके लिए एक अलग से महिला आपके सामने उनका कार्य को देखरेख करने के लिए अधिकतर अगर जितनी हो सके महिला कर्मचारी होनी चाहिए। साथ के साथ आपके सामने जो प्रेगनेंसी लीव है आपके सामने इस प्रकार की लीव होनी चाहिए। अगर कोई महिला ने गर्भ धारण कर रखा तो उसको उतना हार्ड कार्य नहीं करवाया जाए। तो इस प्रकार की जो मानवीय कार्यों की परिस्थितियां होना भी जरूरी है। अनुच्छेद 73 व 74 से संविधान संशोधन। पंचायतों और नगर परिषद में महिलाओं को 33% तक रिजर्वेशन दिया गया है। कितना दिया गया है आपके सामने? 33% तक रिजर्वेशन दिया गया है। 33% तक रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है। धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, इतना जो रिजर्वेशन दिया है इसमें महिलाएं हैं उसकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है। पॉलिटिकल आपके सामने रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे आपके सामने उनका बढ़ता है। क्यों? महिलाओं को जो पंचायती राज के जो सरपंची का चुनाव हुआ ना, अगर उन 3 सीट आओगी है ना, उसमें से 1 सीट महिला ने दी जा, महिला के लिए रिजर्व करी जा। समझ में आ गई ना? या 73 संविधान संशोधन में लिखी गई है। कोशिश करूं मत है एकदम कि जो 3 सीट होगी इस हिसाब से छोटी छोटी उदाहरण देके ताकि एक चीज समझ में आ जाए। नहीं, काफी 8 के विद्यार्थियों को 33% बता दिया जाता, काफी बार समझ में नहीं आता उनको। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून। महिलाओं को सुरक्षा और अधिकारों के कई महत्वपूर्ण कानून बने। अगले वाला है, भारत में महिलाओं को सुरक्षा अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। कौन कौन से कानून है? जिसमें पहला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, जिसमें क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिकार क्या है? बेटियों को पैतृक संपत्ति पे अधिकार। अब ठीक को थारी सिस्टर ने जाके खोकी, हाँ भाई 10 बीघा जमीन है पूरा मेरे से है, लेकिन अगर थारी सिस्टर कोर्ट में जाके खड़ी हो जाए तो भाई 5 चिपातियां होगी, 5 तो थारी सिस्टर लेके चली जाएगी, है ना। ये कहां पर लिखा हुआ है भाई आपके सामने? और अगर आप लड़की हो, अगर आपको नहीं पता तो मैं भी आपको बता देना चाहता हूं, आपको आपके पिताजी की जमीन में बराबर का हिस्सा लेने का अधिकार है। और ये अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिया गया है। याद कर लियो, कदे कहवे ना तो उन्हें बता भी दियो। यो है दहेज निषेध अधिकार 1961। कौन सो? दहेज अधिकार अधिनियम 1961 में क्या बताया गया है आपके सामने? दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है। मतलब दहेज लेनो और दहेज देनो दोनों कानूनी अपराध है और आपके सामने इस पे सजा भी हो सकती है। अगला घरेलू हिंसा में संरक्षण का अधिनियम। एक और अधिनियम क्या है? घरेलू हिंसा में संरक्षण का अधिनियम 2005। इसमें अगर कोई महिला को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हिंसा के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो उसको क्या होता है भाई आपके सामने? उसको संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। कौन सा है? घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम 2005। कौन सा? घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम 2005 है, वो प्रदान करता है। अगर कोई भी महिला को आपके सामने दहेज के लिए आपके सामने पीड़ित किया जाए भाई की थारला घर का तो मन की मी दियो को नहीं भाई यार भैया करे जनों पे के करे जा सके, आपके सामने मारपीट कर दिया और परेशान कर जा रहे, तो इस अधिनियम के तहत संरक्षण करना है। और लगाना को नहीं है, बस मैं थान पढ़ाई रही हूँ, कदे थे राज्य जाओ बोले काली लो काली लगा देसा। कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न का संबंधित कानून 2013। अगर कोई महिला बाहर कार्य कर रही है, अगर उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार करता है तो उसके साथ क्या किया जा सकता है भाई? उस पे ये आपके सामने अधिनियम लगता है। ये पर्सन आवेगा आया कई पर्सन आया करी कहते थे मुंह मोड़ की मानते ओहो ए कौन पटे था।
कार्यालय पे जो यौन उत्पीड़न किया जाता है उसमें महिलाओं को ऑफिस में सुरक्षा देने के लिए उनकी सुरक्षा व गरिमा को ध्यान में रखते हुए कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का निर्माण किया गया है। अगला है बाल विवाह का निषेध अधिनियम 2006। कौन सा? बाल विवाह, महिलाओं की छोटी उम्र में शादी नहीं हो इसके लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 है वो लागू किया गया है। इसमें महिलाएं हैं उनकी भाई छोटी उम्र में शादी नहीं की जा सके, 18 साल से लड़कियों की और 21 साल लड़कों की। अभी तक ये नियम है, 21 करने की बात चल रही है, न करें तो ठीक है। अगला मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में क्या कहा गया? महिलाओं को अगर गर्भ धारण कर रखा कि जो प्रेगनेंसी का समय होता है इसमें महिलाओं को क्या छुट्टी मिलनी चाहिए और वेतन सहित अवकाश। यहाँ कोने की महिलाओं को आपके सामने छुट्टी तो दे दी लेकिन उनका बदला पेमेंट कौन दे रहा वो नहीं होना चाहिए, वेतन भी मिलना चाहिए और छुट्टी भी मिलनी चाहिए। ये कौन सा अधिनियम बात करे? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 बात करे। महिला सशक्तिकरण की नीति अब कब लागू की गई भाई? महिला सशक्तिकरण की नीति राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति 2001 में लागू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य है महिलाओं को सामाजिक स्थिति में सुधार लेना। मतलब महिलाओं की जो समाज की में स्थिति है उस स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्ति अधिनियम 2001 है वो लागू किया गया। इसमें क्या था? महिलाओं को आर्थिक रूप से मतलब महिलाएं बराबर पुरुषों के बराबर पैसे कमा सकें इसके लिए क्या करना आपके सामने आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए अधिनियम लागू किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना मतलब महिलाएं हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित उनको बढ़ावा देने के लिए आपके सामने इस अधिनियम को लागू करने की बात की गई। यह नीति महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है। जो अधिनियम आपके सामने ये महिलाओं को क्या करती है भाई? आपके सामने विकास के लिए जो महिलाओं का जो विकास है उसको मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख सरकारी योजनाएं कौन सी है? पहली योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जिसमें बालिका शिक्षा मतलब महिलाएं हैं आप सामने खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है आप लोग को नहीं और कहीं है कुछ क्षेत्र भाई जहां पर महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, जो लड़कियां उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता है उनको बच्चियों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए या लड़कियों को पढ़ाने के लिए आपके सामने योजना शुरू की गई। साथ के साथ इसका उद्देश्य लिंगानुपात को मतलब अक्सर पहले क्या कर दिया जाता था भाई आपके सामने अलग अलग प्रकार की तकनीकों के माध्यम से ये पता कर लिया जाता था कि गर्भ के अंदर स्त्री है या लड़का या लड़की। अगर लड़की होती थी तो उसको गर्भपात करा के उसको मार दिया जाता था। तो इस चीज से बचने, इस चीज को कम करने के लिए आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया जिसमें ताकि लिंगानुपात में सुधार आ सके। अगला है उज्ज्वला योजना। महिलाओं को आपके सामने स्वच्छ ईंधन एलपीजी और आपके सामने जो देखो पहले क्या होकर तो आपके सामने लगभग आपके घर में अभी भी होता है गांव में तो जो अधिकतर चूल्हे पर महिलाएं क्या बनाया करती थी? खाना बनाया करती थी। तो उसका नुकसान ये हुआ करता था कि रोटी तो स्वाद बनाया करती लेकिन उनको नुकसान ये भी था कि जो महिलाओं को आपके सामने जो फेफड़ों से संबंधित काफी समस्याएं हो जाया करती थी, है ना। तो इसीलिए और साथ के साथ उनकी आंखें भी खराब हो जाती थी, है ना। तो इस समस्या से बचने के लिए आपके सामने और पर्यावरण में प्रदूषण भी होता था, उज्ज्वला योजना लागू की गई जिसमें महिलाओं को एलपीजी गैस के सिलेंडर प्लस सब्सिडी दोनों प्रदान की गई। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, या बड़ी इंपॉर्टेंट योजना भाई, शायद थाने का बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो जब बच्ची जब जन्म लेती है, कोई भी लड़की अगर जन्म लेती है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना होती है ना। इसमें क्या होता है भाई, अगर आप इतने समृद्धशाली नहीं हो, आर्थिक रूप से इतना आपका घर मजबूत नहीं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक फोरम परियोजना है वो थे निकलवा के जो थारो ग्राम पंचायत है ना, उनमें सुकन्या समृद्धि योजना को एक फोरम निकला है जिम आपका सामने कोई भी लड़की है, आपके सामने अगर गरीब परिवार है तो उसको 50,000 रुपए तक सरकार क्या है, अगर आपका अगर आपको 5 किलो गेहूं मिलते हैं ना तो सरकार उस लड़की की शादी पर 50,000 रुपए की आर्थिक मदद करती है। उनको शायद सुकन्या समृद्धि योजना कोई नाम से संबंधित एक डॉक्यूमेंट आया वो निकोलास को, है ना, और वो फॉर्म भर के जमा करा दूंगा ना तो वो मिले 18 साल की उम्र पे। तो अगर कोई बच्ची लाभ लेना चाहे, कोई बच्चों थारा में अगर कोई लाभ लेना चाहे तो ले इसको भाई, है ना। यह योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना यही है कि जब बच्ची जन्म लेती है ना तो कुछ 5-10 हजार रुपया सरकार दे। एक लड़की का अगर सरकारी हॉस्पिटल से अगर आप प्रेगनेंसी करवाते हो तो उसके बदले सरकार शायद 1000 से 2000 रुपये, मुझे इतना ज्ञान नहीं है भाई, हमारा कौन सा बालक है जो हमारे ज्ञान होगा, लेकिन मेरे कुछ जितना मैंने समाज में सुना है सरकार कुछ देती है। साथ के साथ आप सुकन्या योजना के अंदर अगर लगातार 18 साल तक कुछ पैसे जमा कराते रहते हो तो आपको लगभग कुछ फिक्स अमाउंट, जैसे अगर आप मतलब जहां अपना LIC के नया हुआ है जो सरकार भी उसके अंदर कुछ रुपया ऐड करके दे, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भाई। अगर आप थारे घर में भी अगर कोई ने बताना चाहो तो बता सको। शिक्षा और भविष्य की बचत के लिए ये इसमें प्रयास किया जाता है।
महिला मातृत्व वंदना योजना, इसमें क्या होता है, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाँ, जो मैं बस सहायता वाली बात बता रही हूँ ना, वह एक अंदर है, कोई भी स्त्री या कोई भी बच्ची जन्म लेती है, खास करके भाई को शायद प्रेगनेंसी सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, या फिर आंगनबाड़ी से अंदर जो जिसमें गर्भ धारण कर रखा था भाई महिला ने, तो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन वहां पर हुआ होना चाहिए। तो कुछ पैसा सरकार देती है, शायद 2000 से 5000 रुपए के बीच में वो राशि होती है। तो ये मुझे इतना ही पता है, इसके बारे में आगे तो नहीं पता, लेकिन होता है ऐसा। स्वयं सहायता समूह एसएचजी, एसएचजी में क्या होता है, महिलाओं को आर्थ रोजगार और ऋण प्रदान करती है। महिलाओं क्या किया जाता है, आपके सामने रोजगार और ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। समझ में आ गया? मतलब देखे होगा आजकल जो बुक नहीं कि भाई किस्त लेना जहां है, वो किस्त वाली समस्या है। महिलाएं ई हाट, महिलाओं के जो उत्पादन, मतलब अगर कोई महिला है जिनको बुनकारी का काम आता है, किसी को मटका बनाने का काम आता है, किसी महिला को आपके सामने जो दर्जी का काम आता है, या और कोई काम कर पाती है, तो उसके संबंधित आपके सामने महिला ई हाट है, ई हाट बनाया गया है, जिसमें वो ऑनलाइन क्या कर सकते हैं भाई, आपके सामने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों का क्या महत्व है? महिलाओं को अलग अलग प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, महिलाओं को अलग अलग प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करता है समानता का अधिकार। स्त्री और जो पुरुष हैं, दोनों को आपके सामने बराबरी का हक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि महिला है या लड़की है, उसको समाज में एक बराबरी का हिस्सा मिले, उनको भी उतनी इज्जत मिले, इतने समाज की दृष्टि से देखा जाए, उनको निर्णय लेने का हक मिले जितना पुरुष को मिलता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है भाई उनके, और शोषण में भी कमी होती है। तो यह थी आपके सामने यूनिट नंबर 2। कैसा लगा वीडियो यूनिट नंबर 2 का अभी तक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। अगर आप स्पेशल यूनिट नंबर 3 का वीडियो देख रहे हो, तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 ऑलरेडी पढ़ा रखे, इकट्ठे पढ़ा रखे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक दे रखा, प्ले लिस्ट को जाके देख लेना। साथ के साथ टेलीग्राम को लिंक भी दे रखा है, या पीडीएफ जो पढ़ा रहे हो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाओ और जाके पढ़ लियो। साथ के साथ थाने भी मेरा चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो क्या करो, कर लियो भाई। 25,000 सब्सक्राइबर अपना पूरा करना है, सारा विद्यार्थी मिलकर कराओ थोड़ा सारो लगाओ। यूनिट नंबर 3 है महिला सशक्तिकरण की समस्याएं, चुनौतियां और सहायक संस्थाएं कौन सी होती हैं। महिला सशक्तिकरण की प्रमुख समस्याएं क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं और कानून होने के बावजूद महिलाओं को आज भी समस्याओं और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मतलब अलग अलग प्रकार का कानूनी प्रावधान भी बना दिया है ना, अलग अलग प्रकार की आपके सामने योजना भी ला दी, फिर भी महिला के सामने क्या है, बहुत सा भेदभाव देखने मिले समाज में। क्या देखने मिले? आज के समय भी बहुत सा भेदभाव हुआ है। यह समस्याएं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर गहराई से जुड़ी है। मतलब यह समस्या कहीं सामाजिक स्तर पर भी देखने मिले है ना, आर्थिक रूप से भी देखने मिला और संस्कृति स्तर पर भी देखने मिले। कौन कौन सी समस्याएं भाई? पहला है लैंगिक भेदभाव। महिला और पुरुष के बीच में हमेशा आज भी हमारे समाज में क्या किया जाता है भाई, भेदभाव किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई भी जो महिला है और पुरुष है, उसके बीच में आज भी हमारा समाज क्या करता है भाई, भेदभाव करता है। आज भी आपके सामने हमारा समाज उतना समझदार हम नहीं हो पाए, शायद उतनी हमारी बौद्धिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं हो पाए कि आज भी अपन महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव करते हैं और महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझते हैं। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और वेतन प्रदान करना, मतलब महिलाओं को आज भी बराबर शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य और रोजगार में बराबर वेतन नहीं मिलता है, अनेक प्रकार की असमानताएं भी पाई जाती हैं। समान कार्य करने पर महिलाओं को कम वेतन मिलता है, मतलब बराबर काम करके भी महिला ने शायद आपके सामने कम वेतन दिया जाए। शिक्षा की कमी क्या होती है? कई क्षेत्रों में आज भी लड़कियों को शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है, मतलब महिलाओं को आपके सामने शिक्षा की कमी दिखाई पड़ती है। लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। लड़कियां होती है ना, आपको उनको लड़कों की तुलना में क्या देखने को मिलता है भाई, कम महत्व देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आपके सामने लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता है, उनको शिक्षा कम प्रदान की जाती है। परिणाम की बात करें, आत्मनिर्भरता की कमी। आत्मनिर्भरता की कमी मतलब आपको डिपेंडेंट जो महिलाएं वो आपके सामने कम डिपेंडेंट रहे, आपके सामने खुद से भी जिंदगी में चीजें कर पाए। रोजगार के अवसर घटते हैं। आपके सामने क्या होता है, अगर इस प्रकार से महिलाओं को शिक्षा की कमी होती है ना, तो भाई अगर कोई पढ़े लिखे आदमी कम रहो तो रोजगार कौन मिलेगा, और आपके सामने आत्मनिर्भरता पैसे भी नहीं कमा पाएगा। गरीबी और आर्थिक निर्भरता, अधिकांश महिलाएं आपके सामने आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर रहती हैं। भाई लगभग महिलाएं देखोगे ना, तो आपके सामने अधिकतर वो किस चीज पर निर्भर रहती है, आपके सामने अपने परिवार पे, चाहे तो क्या तो अपने पिताजी पर, या आपके सामने जो उनका
पति है या फिर आपके सामने भाई और भी कोई अगर जो किसी पर भी निर्भर है, लेकिन अधिकतर परिवार पर निर्भर रहती है भाई, जिससे उनका निर्णय निर्माण कमजोर हो जाता है भाई। देखो जी का आत्मविश्वास है ना, अंतिम बात यह है कि उनको निर्णय मजबूत हो गई हमेशा। हिंसा और उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ बात करें आपके सामने अनेक प्रकार की जो उत्पीड़न देखने को मिलते हैं, जैसे घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ आपके सामने मारपीट कर दी जाती है, उनको बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जाता है, अलग प्रकार का यौन शोषण भी होता है, ये छेड़छाड़ और कार्यस्थल पे उत्पीड़न जैसी आपके सामने गंभीर समस्याएं आज भी बनी हुई है। समझ में आ गई। सामाजिक रूढ़ियां और परंपराएं, समाज में अलग अलग प्रकार की जो रूढ़ियां हैं, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा, इन जैसी जो प्रथाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें महिलाओं को छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। पर्दा प्रथा, आज भी महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और दहेज प्रथा, कौन सी प्रथा, महिलाओं को भाई आज भी अपन क्या किया जाता है भाई, कोई भी लड़की है उसको दहेज देना है, इसकी चिंता अगर सतानी पड़े किसी पिताजी को, शायद शेखावाटी क्षेत्र में तो सताने की जरूरत पड़े को नहीं मेरे साहबों, शायद छोरा नहीं जरूरत है, बराबरी को सल्याण की छोरी तो गनी आगे निकल रही है। इस परंपराओं में महिलाओं को स्वतंत्रता को सीमित करती है। अगर ये तीनों समस्याएं, इससे क्या होता है आपके सामने महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, मतलब वो समाज में आगे बढ़ सके, इस प्रकार की जो आपके सामने स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। स्वास्थ्य और संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं क्या होती है, कुपोषण, कुपोषण क्या होता है, कोई भी आदमी उसको बराबर पोषण नहीं मिल पाए, और ये बहुत बड़ी समस्या भाई दिखाई नहीं देती है। अक्सर क्या होता है भाई, महिलाओं का काम है ना वो दिखाई नहीं पड़ता, वो बहुत अधिक काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, और उतना उनको जो पोषण मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पाता है। साथ के साथ महिलाओं को अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित बीमारी भी हो जाती है, और जब है ना, और उन बीमारियों का क्या, हमारे भारत में क्या, हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है कि हम रूटीन चेकअप नहीं करा पाते हैं। इससे क्या है, अनेक प्रकार के, एक तो पोषण नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अनेक प्रकार की छोटी उम्र में आपके सामने बीमारियों का सामना करती हैं। मातृ मृत्यु, जब कोई भी गर्भावस्था के होता है तब भाई आपके सामने महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, भी बहुत बड़ी समस्या है। साथ के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, जो अनेक प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें भी आपके सामने जो कमी है वो देखने को मिलती है। तो स्वास्थ्य सेवा में भी भाई बहुत सी कमियां होती हैं, वो देखने को मिलती हैं। महिला सशक्तिकरण में बाधा बनती है, जो महिलाएं होती हैं वो धीरे धीरे सशक्त हो आपके सामने, उसमें भी अनेक प्रकार की बाधाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी बाधाएं नहीं होनी चाहिए भाई। महिला सशक्तिकरण के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी है, महिला सशक्तिकरण की राह में कई व्यवहारिक चुनौतियां, मतलब महिला सशक्तिकरण में कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जिसकी अगर बात करें, कानूनों का सही क्रियान्वयन नहीं करना, कानून लागू तो किए जा रहे हैं लेकिन सही कानून है वो कानून बनाए तो जाने लेकिन सही से लागू नहीं किए जा रहे, तो उनका कोई फायदा नहीं है। क्या कानून तो बने हैं पर उनका प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो रहा है। कानून का सही क्रियान्वयन करना, कानून तो बने हैं पर उनका प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता है। मतलब पहला पॉइंट है जागरूकता का अभाव होना, अधिकांश महिलाओं को अपने अधिकारों और योजनाओं की जानकारी नहीं होती। मतलब बहुत सी आपके सामने जो महिलाएं होती हैं, जो बहुत सी योजनाएं तो लागू की जाती है उनके लिए, लेकिन उनको उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। समझ में आ गया आपके सामने, बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं तो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, काफी बार उनके पास तकनीक का साधन नहीं होता है ना, तो उनको जानकारी नहीं होती है, तो जागरूकता का भी अभाव देखने को मिलता है। अशिक्षा और बेरोजगारी, शिक्षा और कौशल के अभाव में महिलाओं को आपके सामने आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है। मतलब काफी महिलाएं भाई उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उतना वो शिक्षित नहीं हो पाई, और उनके आपके सामने बेरोजगारी भी, जिसके कारण क्या होता है भाई आपके सामने काम नहीं कर पाती हैं, कौशल नहीं है उनके पास, तो वो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, इसलिए पैसे से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, समाज में पुरुष प्रधान सोच अभी भी आई है। आज के समय में भाई समाज के अंदर पुरुषों को ज्यादा महत्व मिलता है, तो आज भी पितृसत्तात्मक जो सोच है, इससे क्या महिलाओं को आगे बढ़ने पर आपके सामने नहीं दिया जाता है। आज भी महिलाओं को आपके सामने निर्णय लेने में कम महत्व दिया जाता है। मतलब अगर महिला को निर्णय ले, अगर पुरुष कोई निर्णय ले, तो पुरुष के जो निर्णय को ज्यादा महत्व दिया जाता है महिला के निर्णय से। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सीमाएं, हालांकि आरक्षण है लेकिन वास्तविक निर्णय शक्ति वो अभी भी सीमित है। मतलब पुरुषों के पास जो महिलाओं को आरक्षण तो दिया गया, जैसे पंचायती राज, अभी थोड़ा सा दिन पंचायत का अपना है, सरपंच का चुनाव होगा है ना, महिलाएं चुनकर तो आएंगी सरपंच, लेकिन उसको सरपंची करता कौन है, लगभग उनका पति है, फिर उनका भाई है, या उनके परिवार में कोई व्यक्ति है जो खास करके पुरुष हो वही करता है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो है लेकिन उनके पास वास्तविक जो निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है। महिला सशक्तिकरण में सहायक संस्थाएं, कैसे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी संस्थाएं वो सहायता कर सकती हैं। महिला सशक्तिकरण में सरकारी प्रयासों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं और स्थानीय निकायों का भी बहुत अधिक योगदान है। मतलब अगर महिला सशक्तिकरण किया जाए तो उसमें सरकारी प्रयासों के साथ साथ आपके सामने गैर सरकारी संगठनों की भी सहायता की जरूरत है। किसकी,
आपके सामने सरकारी जो संस्थानों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थान है उनका भी योगदान होना जरूरी है। कौन कौन से भाई गैर सरकारी संस्थान? एनजीओ बोला जाता है। अब एनजीओ का ये क्या योगदान होता है? एनजीओ होते हैं क्या आपके सामने? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था का इनका फुल फॉर्म होती है। ये वो संस्थाएं होती हैं जो सरकार से स्वतंत्र होकर काम करती हैं। कौन सी संस्थाएं होती हैं? एनजीओ। एनजीओ वो संस्थाएं होती हैं जो सरकार के से अलग जाकर सरकार से स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। समाज सेवा और विकास के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए करती हैं? काम करती हैं समाज सेवा। समाज के जो सभी लोग हैं उनको बराबरी का हक मिले, उनकी सेवा के लिए और उनके लिए विकास के लिए क्या करती हैं? काम करती हैं। समाज सेवा के लिए और आपके सामने विकास के लिए काम करती हैं। एनजीओ की क्या भूमिका होती है? महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना। क्या करना? जो अलग अलग प्रकार की जो महिलाएं होती हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? जो महिलाएं होती हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है। कानूनी सहायता, क्या करना? महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? महिलाओं को कानूनी सहायता मिल सके। कौन सी सहायता मिल सके भाई? कानूनी सहायता मिले, इसके लिए मदद कराती हैं। तो क्या अगर महिला को किसी के पास उत्पीड़न हो रहा है, अगर वो आवाज नहीं उठा सकती, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप किसी एनजीओ के पास जाते हो तो वो क्या करते हैं? एनजीओ आपकी मदद करते हैं कानूनी रूप से सहायता प्रदान करने में। अलग अलग प्रकार के जो स्वास्थ्य सेवाएं भाई, अगर कोई महिलाओं के पास कोई परिवार इतना सुदृढ़ नहीं है, उनके पास कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो उस गंभीर बीमारी को आपके सामने है ना, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, तो आज के समय सरकार आयुष्मान भारत योजना, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, लेकिन अगर उनको जानकारी नहीं है या और कोई गंभीर बीमारी है तो एनजीओ होते हैं ना, ये सब आपके सामने क्या करते हैं भाई? मदद करते हैं। काफी बार देखो एनजीओ कौन, देखो वो जो आपके सामने आया करेंगे कि भाई ये फाउंडेशन बना दिए जाते हैं, वो अलग अलग लोगों की फ्री में मदद करते हैं, वो वाले। आत्मनिर्भरता के लिए परीक्षण करना, जो महिलाएं होती हैं उनको आपके सामने आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार क्या किया जाता है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कौशल किया जाता है, परीक्षण दिया जाता है और जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या आपके सामने जागरूकता का अभियान भी चलाया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ताकि महिलाओं को जागरूक रहें। महिला स्व सहायता समूह का परीक्षण देना, जो अलग अलग प्रकार की जो महिलाएं होती हैं उनको जो स्व सहायता समूह होते हैं उनको क्या किया जाता है? परीक्षण दिया जाता है। क्या किया जाता है भाई? महिलाओं को, अलग अलग जो महिलाएं होती हैं उनको स्व सहायता समूह के अंदर परीक्षण देने का काम किया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने स्व सहायता समूह। कौन सा है? स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन से ग्रुप है भाई? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपके सामने क्या काम रहता है, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे भाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके सामने स्व सहायता समूह क्या होते हैं? 10 से 12 20 महिलाएं आपके सामने एक समूह में होते हैं। गांव वाले बच्चे उनको तो पता होगा शायद, आपके सामने गांव में क्या 10 से 20 महिलाएं, खास करके ज्यादातर योजना गांव में भी चलती है, शहर में भी चलती है। 10-20 महिलाएं क्या आपका समय एक समूह बना लेती हैं, है ना, और जिससे क्या करते हैं भाई, उनके पास जितना जो रुपए बचता है ना, उन पैसे को इकट्ठा करती हैं। और जैसे सबने 1000 रुपए एक महीने के इकट्ठा किए, तो 20 महिलाओं के 20,000 रुपए इकट्ठा हो गए। अब किसी एक महिला के घर में कोई बच्चा, मतलब कोई उसके परिवार में किसी बीमारी होगी, तो उसको 5,000 रुपए की जरूरत थी, तो एक महिला क्या करेगी भाई? उसको जो 20,000 रुपए इकट्ठा हुए उसमें से उसको 5,000 रुपए दे दिए जाएंगे और उसके बदले ऋण ले लिया जाता है। अब वो ऋण ऐसा नहीं कि जो 2 रुपए बहुत महंगा ऋण होता है, 25% इंटरेस्ट लग रहा है, 20% इंटरेस्ट लग रहा है, वो कम इंटरेस्ट लगता है, उसमें 5 से 7% का इंटरेस्ट लगाती है। समझ में आ गया? तो इससे क्या होता है? पैसा भी बच जाता है और साथ के साथ किसी को जरूरत होती है उसकी जरूरत भी निकल जाती है। तो इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या बोला जाए? सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम से जाने जाए, स्व सहायता समूह का नाम से जाने जाए। एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या योगदान होता है? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं को क्या है? आपके सामने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता प्रदान करने का काम करते हैं। ये जितने भी एसएचजी होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, ये सारे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। स्वरोजगार, मतलब महिलाएं हैं वो अपने रोजगार के लिए खुद प्रयास करें भाई, उनको खुद को रोजगार मिल जाता है, जरूरत नहीं रहती है, तो आपके सामने ज्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, भाई पैसा होता है तो भाई इंसान का कॉन्फिडेंस भी अपने आप आता है और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। 3-4 पॉइंट अच्छे से रट लियो, चिपका के आना है सेम टू सेम। उदाहरण की बात करें, ग्रामीण महिलाएं मिलकर सिलाई, डेयरी, हस्तशिल्प का में कार्य करती हैं। ग्रामीण महिलाएं आपके सामने क्या करती हैं भाई? सभी मिलकर सिलाई का काम करती हैं, डेयरी का और हस्तशिल्प का कार्य करती हैं आपके सामने। इससे क्या होता है भाई? जो पैसा बचता है ना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा आपके सामने उसके अंदर डाल देती हैं। अगले वाला पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं क्या होती हैं? पीआरआई। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाएं। 73वें संविधान संशोधन के बाद में भारत की जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो शुरू की गई, उसमें
जो पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया भाई? 33% तक आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण दिया गया? 33% तक का आरक्षण दिया गया है। इसमें महिलाओं सशक्तिकरण का क्या योगदान है? राजनीतिक भागीदारी तय करनी। क्या करना? महिलाओं को राजनीति में बराबरी का हक मिल सके, इस प्रकार की राजनीतिक भागीदारी तय करने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक रूप से उनको सशक्तिकरण मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय विकास में महिलाओं की भूमिका, मतलब जो स्थानीय जो विकास होता है उसमें विकास में महिलाओं की जो भूमिका होती है वो आपके सामने देखने को मिलती है। अगले वाला स्थानीय विकास में भूमिका, जो महिलाएं होती हैं उनको जो स्थानीय जो विकास किया जाता है उसमें उनकी भूमिका तय करने का काम किया जाता है। अगला नेतृत्व क्षमता में विकास, जो महिलाएं होती हैं उनको डिसीजन मेकिंग पावर, क्या डिसीजन लेने में आपके सामने, डिसीजन मेकिंग पावर में आपके सामने नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। उदाहरण की बात करें, ग्राम पंचायत की महिलाएं सरपंच द्वारा विकास योजनाओं का संचालन करना, मतलब इसका क्या उदाहरण है? देखो मैं बताऊं, महिला सशक्तिकरण में ग्राम पंचायती को क्या है? एक तो महिलाएं राजनीति के अंदर कदम रख सके, और कैसे रखेंगी? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत